एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने कल एक थ्योरी पार्ट कराया था आप लोगों को गवर्नर जनरल वायसराय का, और उसका एमसीक्यू हमने नहीं किया था, तो आज हम उसी को देखेंगे एमसीक्यू। ये हमारा घटना चक्र का सीरीज चल रहा है गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसी तरह सभी सीरीज लाए जाएंगे आपको, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का जितने भी हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। आइए सीधे एमसीक्यू पार्ट पर आते हैं, क्योंकि थ्योरी क्लास हम लोग इसका कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। तो एमसीक्यू हम लोग आज यहाँ से करेंगे और देखेंगे कौन सा एमसीक्यू हमसे बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा लगातार इस एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम आगामी परीक्षा होने वाला है उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, ये गलत है। गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे, है ना। गवर्नर जनरल तो बने थे वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1774 में पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये सही है गाइस। विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, सही है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 एवं 1765 से 67 की अवधि में रहे थे। यानी कि देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बोल रहा है गाइस भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन थे? विलियम बेंटिक। याद रहे गाइस, रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, लॉर्ड मेयो नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड डलहौजी नहीं, कौन थे? विलियम बेंटिक, है ना गाइस। इसके नाम को याद रखिएगा, ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का पूछ रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो नहीं है, लिटन नहीं है, कैनिंग नहीं है, डफलिन नहीं है। इसका हो जाएगा आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। ये कह रहा है घटनाओं को घटित होने के कालानुक्रम में सजाना है, इनकी पहले कौन घटना हुई, पहले कौन हुई। तो आइए इसको देखते हैं, इससे तो अच्छे समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन से देखिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 से 23 अक्टूबर 1764 को, आपको पता है। और यहाँ पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ये नाम याद रखिएगा गाइस, मैं बीच बीच में रिवीजन कराते चलता हूँ, तो आपका रिवीजन होता रहे। कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? 3 मई 1765 को, जब इलाहाबाद की संधि होने वाली थी, तब ये भारत आए थे। पता है आपको। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। ये डेट याद रखिएगा गाइस, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। और वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना जो ये है 1772। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज है वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना, गवर्नर जनरल की बात नहीं है। और गवर्नर जनरल की बात होती तो 1774 होता, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, ये प्रश्न में त्रुटि थी, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बताया गया है, जो कि गलत है। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल के गवर्नर 1772 में बने थे, तथा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ये मैंने आपको बता दिया है। आइए देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया। तो ये ऑप्शन अपने आप में सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। ये भी सही है, हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़ा था इसको। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। यह ऑप्शन दे रहा है, ये अपने आप में क्या है? गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े थे। तो द्युति का सिद्धांत ये किसकी बात कर रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैंने ऊपर आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहाँ पर उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, इन सभी को अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए गाइस, हम एक भी एक्सप्लेनेशन को नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक सुधार दोनों हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया था। ये मैंने ऊपर पढ़ाया था थ्योरी क्लास में।
उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए और 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर जाकर काम करते थे। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार किया था। ये भी हम लोग थ्योरी क्लास से पढ़ा था। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधारों, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। विलियम मैंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है, यानी कि उन्होंने सामाजिक और प्रशासनिक कार्य किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 49 में जैतपुर तथा संभलपुर, 50 में बघाट, 52 में उदयपुर, 54 में झांसी तथा 54 में नागपुर का विलय किया। आपको पता है कि करौली का जो विलय किया गया था तो उसको खत्म करवा दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। कहा गया था कि नहीं, करौली का विलय हम नहीं करेंगे। 1856 में कुशासन के आधार पर, यानी कि कुप्रशासन के आधार पर अवध का भी विलय कर लिया गया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया था। उन्हीं की बीवी का नाम था क्या? बेगम हजरत माल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बुढ़े तो किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कौन था? राजा चैत सिंह। ये देखिए स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक ना। ये यूपी, आरओ, एआरओ इस प्रकार के स्पेशल किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं ना किसी स्टेट के, तो वहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगर बीपीएससी के स्टूडेंट है तो इसको अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। आइए आगे देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आपको पता है कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और ये कब हुआ था? 1784 में। डेट याद रखिएगा। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ये सब जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ गाइज, इसको याद रखा कीजिए, विलियम जोन्स ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से कौन संबंधित है? तो 2 संबंधित थे गाइस, है ना। एक वॉरेन हेस्टिंग थे और दूसरा कौन थे? वेलेस्ली। ये दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय यह मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, जो भी भय वगैरह था वो अफगानों और मराठों से था। इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय को बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया था। तो याद रखिएगा इसकी प्रकोष्ठ, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से 2 गवर्नर संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे संबंधित है? तो रिंग फेंस किससे है? वॉरेन हेस्टिंग से। ठीक है गाइस, वही सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति को रिंग फेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, यानी कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किसने लाया था? तो ये लाया था किसने? अच्छा क्या बोल रहा है? समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। लेकिन इसको लाने का काम किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लाया था? 1765 में, और 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ये पूरा डेट याद रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खान और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 को हुई थी। ये मैंने आपको बता दिया है।
तो जो मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ उससे पहले मैं जो भी टर्म बताता हूँ उसको नोट कर लिया कीजिएगा, इस एग्जाम में वैसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली दिख जाते हैं। ठीक है, 66वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू किया था, तो अभी हम लोगों ने देखा रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसको समाप्त किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था, तो हमने ऊपर पढ़ा था गाइस कि वॉरेन हेस्टिंग पर क्या चला था, महाभियोग का मुकदमा 1788 से 94 तक चला था। ठीक है गाइस, और लास्ट में इसको क्या कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बहुत से अच्छे कार्य भारत में देखे गए थे। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए गाइस। आइए, वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न है, किंतु वी.ए. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं, उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा की संकट आ पड़ा हो, तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। तो ये कथन को याद रखिएगा, वी.ए. स्मिथ का कथन है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो किस पर चला था, वॉरेन हेस्टिंग पर। सेम क्वेश्चन है गाइस। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो वेल्लोर का विद्रोह किसके समय हुआ था, सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1806 में वेल्लोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरोध विद्रोह कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो था। इसी काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई। वेल्लोर के विद्रोह को 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है, इसको याद रखिएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यह हमने ऊपर पढ़ा था। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। तो याद रखिएगा किस पर आधारित थी, शक्तियों के पृथक्करण पर, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाने लगा, तो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, माफ करिएगा गाइस, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और इसे सिविल सेवा का जनक माना जाता है। याद रखिएगा गाइस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, ये IAS प्री 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनः गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए, तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया, ये भी याद रखिएगा। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके समय किया गया था, कॉर्नवालिस के शासन काल में, अभी हमने देखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पढ़ाया, कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो किसे कहते थे, दरोगा को कहा जाता था। ठीक है, और UPRO ARO का ये क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दारोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। दारोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दारोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे, याद रखिएगा इस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो हमने पढ़ा था कहाँ पर है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, है ना गाइस। कब था, 5 अक्टूबर 1805 को, ये भी याद रखिएगा गाइस, डेट कौन सा था। कॉर्नवालिस 1786 से 93 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। हालांकि ये बंगाल का ही रहा था। इसे भारत में इस्तेमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त
न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं इसकी क्या है समाधि स्थल यानी कि कब्र देखने को मिलता है। देखिए IAS प्री 2018 का ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? पहला है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही है। जब भी कोई मतलब अपने सैनिक को रखते थे लॉर्ड वेलेस्ली किसी भी राजा के अंडर में, तो खर्च वहन कौन करता था? राजा ही करता था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, हाँ इस समय नेपोलियन का खतरा बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया था, तो उससे सुरक्षित रखना भी एक कारण माना जाता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नहीं गैस कंपनी के लिए कोई आय वगैरह यहाँ से नहीं मिलती थी, आय तो कंपनी को राजस्व वगैरह टैक्स वगैरह से ही मिलता था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, हाँ ये भी सही है, तो इसे याद रखिएगा, इसका ऑप्शन को आ जाएगा सी गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने के लिए सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया था। सहायक संधि के शर्तों में एक शर्त यह भी था कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखोगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राजा यानी कि जो राज्य होते थे, किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा, यानी कि कोई भी अंग्रेज का अगर दुश्मन है तो उसकी सहायता नहीं कर सकता है कोई राज्य, अगर उसने सहायक संधि स्वीकार किया है तो, और ना ही उसको अपने जगह पर राज्य में नौकरी की अनुमति देगा। आइए, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो मैंने पढ़ाया था पेशवा बाजीराव सेकेंड। याद रखना 1802 में इसने बशीन की संधि की थी और यहीं से क्या हुआ था, इसने इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव सेकंड सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव सेकंड ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि मानी जाती है। याद रखिएगा गाइस। 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना गाइस, अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के मध्य हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन है? तो शासक देखिएगा तो अवध का नवाब था। 1765 में इसने स्वीकार किया था, है ना, 1765 में किया गया था। ये मैंने ऊपर आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था। आइए दिएगा यहाँ पर, वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। क्लाइव के काल में यह केवल प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर उसके संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। तो प्रश्न के अनुसार कौन सही है? याद रखिएगा गाइस, अवध सही है। लेकिन अगर वेलेस्ली का नाम पूछा जाए, अगर वेलेस्ली का नाम लिखा जाए तो आप फिर कौन टिक लगाएंगे? तो आप टिक लगाएंगे हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद का निज़ाम ने सबसे पहले 1798 में स्वीकार किया था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था किसने? हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया था, इंदौर के होलकर राजा ने किया था, मैसूर के शासक ने किया था और जोधपुर के राजपूत राजा ने किया था। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके आंसर उपलब्ध नहीं होते हैं। आप टेंशन ना लो, ऐसे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायता संधि स्वीकार की वे राज्य थे हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी कि सब थे, यानी कि प्रश्न में कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया गया जो नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी राज्य कौन था? तो प्रथम कौन था? हैदराबाद के निज़ाम। ये ऊपर में एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से लगाइए। यानी कि पहले कौन करता है, बाद में कौन करता है, तो इसको आपको देखना है। सबसे पहले हैदराबाद करता है, तो आप ऑप्शन ए को सबसे पहले लगाओ और ये ऑप्शन को कट कर दो क्योंकि यहाँ पर पहले 3 है। दूसरा नंबर पर कौन करता है, मैसूर करता है, देखिए गाइस, है ना, मैसूर करता है। तीसरा पे कौन करता है गाइस, तो तीसरा सिंधिया में अवध करता है पहले, उसके बाद करता है सिंधिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 1, 2, 3 और 4। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, तो किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि राजपूतों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये स्पेशल राजस्थान का क्वेश्चन है गाइज, तो ऐसे क्वेश्चन को आप टेंशन नहीं लेना, ऐसे क्वेश्चन केवल उन्हीं में स्टेट में आते हैं जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम जहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, ठीक है, मुख्य उद्देश्य तो ये नहीं होगा। मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, ये भी नहीं होगा। खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, नहीं। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो ये तो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे सहायक संधि के द्वारा। निम्नांकित योग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बक्सर का युद्ध 1764 सही है, सहायक संधि 1863 ये गलत है गाइस। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो समाप्त हुआ था 1833 में। अब ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, तो 1813, हालांकि ये अपोजिट है, यहाँ पर 1813 होना चाहिए, 1833 होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ऐसे ऑप्शन बी दे रहा है कि सहायक संधि गलत है, ठीक है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया था। कब, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा। हालांकि 1833 में इसको अच्छे से खोला गया था, 1813 में तो इसकी शुरुआत की गई थी। आइए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पटाखा लहराया था, तो कौन था, वेलेस्ली था, जिसने सहायक संधि को लाया था और अपने पटाखा को लहराया था, ठीक है। वेलेस्ली ने भारत की ओर से 1797 में प्रशासन ने प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने का सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय टल गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। और याद रखिएगा ये गाइस, ये कब से कब तक हुआ था, तो 1814 से 1816 के मध्य हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि 1815 में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। अब देखिए सुगौली की संधि हुई थी तो कब हुई थी, तो 1815 में हुआ था, लेकिन कंप्लीट कब हुआ था, 1816 में। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये सही सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस, ये मराठा युद्ध नहीं, ये गलत है गाइज, यहाँ पर मैसूर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, मैसूर होना चाहिए 1790-92 में, तो डी नंबर गलत है। आइए देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो किससे है, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, काफ़ी टफ क्वेश्चन है गाइज, 1820 से 27 के मध्य रहे थे।
और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं गाइस तो आप घबराएं नहीं। बहुत सारे किताबों में तो 1819 से 26 भी दिया गया है, बट यहाँ पर घटना चक्र आपको 1820 से 27 मानता है, तो आप इसी को लेकर चलें और घबराइए नहीं। ऐसे क्वेश्चन लगातार नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसे देखने को मिल जाते हैं। आइए, सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रेड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहर जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग, जो आधुनिक के कर्नाटक का एक भाग है, में लागू की गई थी। तो ये नाम याद रखिएगा कहाँ लागू किया गया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था मैसूर को, क्योंकि मैसूर में काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, कछार और जैंतिया की रियासतों को अपने प्रदेश में लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से अधिक कुशासन के और व्यवस्था फैल गई थी, काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी, इसीलिए उसको लेना पड़ा अपने साम्राज्य में। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेवा की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन से संबंध है? तो याद रखिएगा IAS प्री का क्वेश्चन है ये, और कैन गए थे? कैप्टन स्लीमन। विलियम बेंटिक ने इसे भेजा था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। ठीक है, सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को 1826 से 1835 के मध्य बंदी बना लिया। उनके कई ठगों को तो फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 में संगठित रूप से ठग क्या हो गए? पूरा समाप्त हो गए भारत से। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में, और ये देखिए BPSC में क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? सती प्रथा का उन्मूलन सही है। दास प्रथा का उन्मूलन हाँ किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों को, गृहियों को दमन, ये है 1, 2, 4। ये तो है गाइस, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, हालांकि 1, 2, 4 यहाँ पर आंसर यही होगा। 67वीं BPSC में क्वेश्चन आया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बने। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गृहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उससे का दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया। अतः कथन 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर उत्तर होगा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक। ठीक है, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को सती प्रथा या इस प्रथा के अवैध घोषित करने का प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 में बंगाल का सती प्रथा 1829 से नियम 17 के तहत विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दी गई थी। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो फिर याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो याद रखिएगा 1829 में। देखिए झारखंड PCS का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो किसके द्वारा? क्वीलैंड। और याद रखिएगा ये मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि कुछ स्टेट PCS के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, तो अगर आप कहीं अदर स्टेट से हैं तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर
ऑगस्टम क्विलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखिया को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गई। 1796 के रेगुलेशन 1 द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। आगे आइए देखते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दी गई थी? तो कब से हुआ था? 1789 से बंगाल से दासों के निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। लेकिन याद रखिएगा, भारत से दास कब समाप्त हुए थे? तो रियली लूप में कब समाप्त हुए थे? 1843 में। उस समय गवर्नर कौन था? एलेनबरो। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, घबराना नहीं है, आगे ऐसे क्वेश्चन देखे जाएंगे। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न से किस रीति से हुआ था? तो अंग्रेजी का कब हुआ था? ये कराया गया था कुप्रशासन के कारण 1856 में, है ना। जो स्लीमन थे उनके समय उनके जगह पर आउटरम को लाया गया और आउटरम ने रिपोर्ट दिया था कि वहाँ पर प्रशासन अच्छे से नहीं चल रही है, इसीलिए अवध का विलय कर लिया गया अंग्रेजी राज्य में। डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 अवध का अंग्रेजी राज्य विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत किए गए विलय प्रदेश कौन कौन थे? सतारा, जैतपुर एवं संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इन सबके क्रम को याद रखिएगा गाइस, कलानुक्रम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया? तो 1850 में। ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया है। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो कौन था? ग्वालियर को। ग्वालियर को अंग्रेजों ने नहीं मिलाया था, बाकी सिंध, अवध और सतारा थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो ने शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय और व्यापक सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में किया गया था। तो याद रखिएगा गाइस, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था? 1856 में, कुप्रशासन का आरोप लगाकर। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों पर विलय के विचार कीजिए और उन्हें कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मैंने ये बताया था, कलानुक्रम से क्वेश्चन आ जाता है गाइस। सतारा का हुआ था 1848, बघाट हुआ था 1850, झांसी 1854, उदयपुर हुआ था आपको 1852 के आसपास हुआ था। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कैसे दे रहा है, सी नंबर, यानी कि पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। मैंने बता दिया 1 3 4 2, याद रखिएगा। ऊपर में एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ये कह रहा है 1849 में सतारा का विलय, नहीं 1848 में हुआ था। 1848 में पंजाब का विलय, ये भी गलत है। 1856 में अवध का विलय, ये सही है गाइस। 1855 में झांसी का विलय गलत है, 1854 में हुआ था गाइस, है ना। तो कुछ कुछ डेट को आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको एलिमिनेट करने में भी सहायता मिलेगी। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो किसका हटाया गया था? अवध का, और अवध का विलय कर लिया गया था 1856 में। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। और गवर्नर कौन थे इस समय? तो लॉर्ड डलहौजी थे। नाम याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। कौन कौन थे? झांसी, सतारा, संभलपुर। तो याद रखिएगा, पहले सतारा का हुआ था, फिर संभलपुर का, फिर झांसी का। 3 2 1 हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, IAS प्री 2004 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? कौन हुआ था गाइस? सतारा हुआ था 1848 में, है ना। फिर जैतपुर, संबलपुर, ये सब हुआ था। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो अभी जस्ट हमने देखा कौन था, सतारा, 1848 में। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो किसका नाम था? डलहौजी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, इसको याद कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे ना गाइज, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे। पूरा नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, तो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल एलनबरो के काल में दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय प्रमुख परिणाम था।
तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था, तो एलनब्रो के समय में हुआ था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, तो किसने किया था, नेपियर ने। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम का क्वेश्चन है, और री एग्जाम जब होते हैं गाइस तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ पूछे जाते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, तो कब किया था, 1843 में, एलनब्रो के समय में। ठीक है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो सिक्किम का किसने किया था, डलहौजी ने किया था गाइस। ठीक है, इसके नाम को भी याद रखिएगा, और ऐसे एग्जाम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन दिख जाते हैं एग्जाम हॉल में। सिक्किम का भारत के साथ अंत संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। देखिए, पहला कौन है, 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितलिया संधि हुई थी। इसका नाम याद रखिएगा, तितलिया संधि। ठीक है, इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय था। फिर 1975 में सिक्किम को पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में किया गया था। तो इन सबके क्रम को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। प्रश्न में ब्रिटिश भारत में डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम के आंशिक विलय के आधार पर आयोग ने अपना उत्तर निर्धारित किया है, अतः विकल्प सी सही माना गया है। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो हमने बताया था जेम्स आउटरम, क्योंकि स्लेमन को हटा दिया गया था और आउटरम को बैठाया गया था, और आउटरम ने रिपोर्ट दिया था कि वहाँ पर प्रशासन अच्छे से नहीं चल रही है, और इसके बाद विलय कर लिया गया 1856 में। आइए एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। 1854 में स्लेमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बताया गया था, और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस थे जो विद्रोहियों के हाथे मारे गए थे। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो कौन थे, डलहौजी। कब बिछाया गया था, 1853 को। अब पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल को। ये भी डेट याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक चला था, बम्बई से थाने तक। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, तो बम्बई से थाने के बीच, है ना। भारत में पहले रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी, तो 1853 में। ठीक है, डलहौजी के समय। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसको याद रखिएगा, इस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। 1853 में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था, तो डलहौजी डफरिन के समय हुआ था गाइस, याद रखिएगा। डफरिन के समय 1886 में अंतिम इसका देखा जाता है विस्तार किया गया था। आइए, 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार माना जाता है। इस समय लॉर्ड डफरिन ही गवर्नर थे, याद रखिएगा। और बर्मा को भारत से कब अलग किया गया दोबारा, 1937 में। ये भी डेट याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम से 1937 को इसको अलग कर दिया गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे, डलहौजी थे। ठीक है, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था, तो किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। और इसमें हेल्प किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और डेट कौन सा था, 1856। ठीक है गाइस, और रूल कौन सा था, 15वां रूल था। ठीक है, यहाँ देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो किसने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय
लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। ठीक है, आगे आइए। थोड़ा सा लंबा सीरीज है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ से। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 40 के आसपास और क्वेश्चन है, तो हम उसको भी कवर कर ही लेते हैं। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है? तो कौन माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के ये तहत बना था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? कैनिंग ने। और कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में। ठीक है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। कब? 1858 के सामग्री की घोषणा ने। ठीक है। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति पूर्णतः परित्याग कर दी गई। अब कहा गया कि हम किसी प्रदेश को अपने में नहीं मिलाएंगे। ठीक है। और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई कि अब कोई भी आप गोद लेकर किसी को भी अपने राज्य का उत्तराधिकार बना सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई। कब किया गया था? 1877 में, लिप्टन के समय। ये भी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित की गई। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। नाम याद रखिएगा, इस क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। कब किया था? 1843 को। ठीक है। 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 तक था। निम्न योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली का चतुराईपूर्ण निष्क्रियता गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि गलत है, ये अपोजिट किया गया है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह भी गलत है, ये डफरिन के समय हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि वेलेस्ली तथा व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने डफरिन के कार्यकाल में 1885 में किया था। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है गाइस? तो याद रखिएगा, कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। वेलेस्ली सहायक संधि सही है। डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत सही है। तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, किसके शासनकाल में हुआ था? कॉर्नवालिस के समय 1793। डेट याद रखिएगा, इस एग्जाम में डेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है? अस्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस के समय वेलेस्ली, सहायक संधि सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है गाइस। विलियम बेंटिक 1829 में 17वां रेगुलेशन जो सती प्रथा के लिए लाया गया था, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि गलत है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थिति पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य 3 युग्मों में सम्मिलित है। ठीक है। आइए, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो कब किया गया? 1818 में समाप्त किया गया था। पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है गाइस, आप पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। कभी कभी वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो कौन थे? चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। याद रखिएगा, किसको बनाया था? चार्ल्स मैटकॉफ को। ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है गाइस? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त हमने बार बार देखा है। वेलेस्ली सहायक संधि सही है।
सर जॉन शॉर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है गाइस। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है। तो याद रखिएगा सी नंबर गलत है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ठीक है। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील तक दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखाबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। तो याद रखिएगा सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 को, लेकिन कंप्लीट कब हुआ था? 1816 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो देखिए लॉर्ड एलनबरो, ये गलत है। डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ये भी गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सही है गाइज। ये कब हुआ था? 1799 को, और यहीं पर टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हुई थी और बाकी उनके सदस्यों को वेल्लोर भेज दिया गया था। ठीक है, बंदी बनाकर वेल्लोर स्थानांतरित कर दिया गया और दोबारा से वहाँ पर अडियार वंश की स्थापना की गई थी और उसके राजा कौन थे? कृष्णराज। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में 1843 में विलय किया था। डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया। वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किया और हेस्टिंग ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए तो कौन नहीं है? लिट्टन का गलत दे रहा है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ होना, ये गलत है गाइस। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, सही है। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही है। विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर एक्ट पारित होना और इसी के तहत इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिट्टन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प सही सुमेलित हैं। निम्न में से कौन चौतराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़े हुए थे? तो कौन जुड़े हुए थे? जॉन लॉरेंस जुड़े हुए थे। ठीक है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान युद्ध संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति का प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। तो याद रखिएगा कौन था? जॉन लॉरेंस। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड रिपन डलहौजी। वित्तीय विकेंद्रीकरण देखना है तो किसने किया था? आइए गाइस देखते हैं। लॉर्ड मेयो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है और जो नए क्वेश्चन होते हैं उसे नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम में दोबारा दिख सकते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो मेयो के समय हुआ था 1872 में, लेकिन अगर नियमित जनगणना पूछेगा तो वो 1881 में शुरू हुआ था गाइस। किसके समय में? रिपन के समय में हुआ था। ठीक है। बाद में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना मेयो 1872 में हुआ था, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हो गई थी। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो पहला व्यक्ति कौन था? मेयो था, जो 1872 में जनगणना कराया था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अपराधी ने किया था? शेर अली अफरीदी नाम था उसका, मेयो का किया था। ठीक है। और मेयो ऐसे पहले गवर्नर थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तब ये जस्ट हमने देखा कौन थे? लॉर्ड मेयो। और मारा किसने था? शेर अली अफरीदी ने। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये बीपीएससी का क्वेश्चन था गाइस, देखिए मैं दिखा देता हूँ। 69वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था प्री 2023 में। आइए देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन करने वाला वह पहला कदम था। सही है गाइस। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है गाइस। जनगणना भी इसने कराई थी। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। तो कुछ ना कुछ जो स्टेटमेंट है वो रिपीटेड स्टेटमेंट है, तो आप इसको मान सकते हैं कि लगभग स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है।
उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रेजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम बताया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्ता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसलिए सभी विकल्प सही हैं। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति किसने अपनाया था? तो मैंने बताया था ऊपर में आपको, लिट्टन ने। लिट्टन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था और ये एग्रेसिव ही वर्क करता था, है ना। 1876 में लिट्टन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति का स्थान पर अग्रगामी नीति को उसने अनुसरण दिया, उसी को अपनाना शुरू किया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई? तो लिट्टन ने। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। आइए, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो किससे नहीं है? इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। इल्बर्ट बिल तो 1883 में आया था गाइस, है ना, याद रखिएगा। 1883 में लाया गया था, उसमें लिट्टन नहीं थे, रिपन थे। लॉर्ड लिट्टन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी और इसके लिए काफ़ी विद्रोह भी हुआ था। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल समय तक रहा था? तो इन ऑप्शन में अगर देखा जाएगा तो कर्जन रहा था, वो 1899 से 1905 तक रहा था। ठीक है गाइस, इन ऑप्शन से कर्जन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कर्जन 1899 से 5, डफरिन 1884 से 88, हॉर्डिंग 1910 से 16 और मेयो 1869 से 72। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो किसने किया था? रिपन ने। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का इसे जनक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इससे तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकार है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकार है। ठीक है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन देश के नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने का आज्ञा हुई। ठीक है। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय का साधन दिए गए। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। बाद में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो किसने किया था? रिपन ने किया था। ठीक है, ऊपर हम देख चुके हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो क्या था इल्बर्ट बिल विवाद? ये देखिए, भारतीय द्वारा हथियार लेकर, ये गलत है। भारतीय भाषा में प्रकाशित, ये भी गलत है। यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ये सही है गाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये देखिए IAS प्री 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। सर CP इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार का कुठारघात बताते हुए इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 में रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिपन ने अंत में त्यागपत्र दे दिया था। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या है। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। ठीक है। देशी प्रेस की स्वतंत्रता, ये गलत है। प्रशासनिक सेवा पक्षताएं भारत में करवाना, ये भी गलत है। देखिए गाइस, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। यहाँ अदालत में समान ताकत दे दी गई थी यूरोप और भारतीय दोनों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाहक की घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए पदीकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया था? तो यह रिपन था जिसने 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया था। ठीक है, 2007 में IAS प्री का क्वेश्चन है ये।
लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दी गई और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यवाहक प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। इसलिए जो लॉर्ड रिपन था गाइस, उसको काफ़ी ज़्यादा उदारवादी माना जाता है भारत में। उसने कोई भी काम किया था तो उदारवादी वाला काम था। देखिए IAS प्री 2017 में ये क्वेश्चन आया था और मैंने ऊपर में आपको बताया था कि IAS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। ये गलत है गाइस। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये सही है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल B। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, केवल B हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं गाइस, आप देख लो, लगभग 5-6 के आसपास क्वेश्चन बचे होंगे, ज़्यादा नहीं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसे साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। NM लोखंडे जो थे, उन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिलों के मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की थी। तो याद रखिएगा, IAS प्री का क्वेश्चन है, कोई भी स्टेट PCS में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यहाँ ऊपर देख चुके हैं, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिकों वित्तीय साधनों को एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों को काम वे स्थानीय शासन के सुपुर्द किया जा सकता है। तो ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहलाते हैं? रिपन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लेटन, पहला ही गलत है गाइस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सहायक संधि वेलेस्ली सही है। राज्य अपहरण नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसी को कह रहे हैं, डलहौजी। स्थानीय जो अस्थायी बंदोबस्त था वो किस था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए मिलाने का काम करते हैं। पहला क्या दे रहा है? आप आइए देखिए, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आप देखो जो आपको आता है उसको पहले में लगाओ। जैसे कर्जन का क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन, तो 4 का B हो गया। बेंटिक का क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शिक्षा, तो 2 का D हो गया। चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध इन्होंने हटाया था। और क्लाइव हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन चलाना। आइए एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्ताव में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये सबका डेट नोट कर लीजिएगा, मैंने ऊपर में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। 20 क्वेश्चन और है गाइस, थोड़ा सा आप अपना हिम्मत रख के इसको कर लें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 बचा है। सूची 1 को 2 से मिलाने के लिए मिलाइए और चयन कीजिए। देखिए मिलाते हैं, ऊपर करिए। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, ये एकदम सही है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, ये भी सही है। डलहौजी का व्यापगत का सिद्धांत, ये लगा दीजिए। और रिपन का स्वायत्त शासन। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें यथा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भगात, उदयपुर, झांसी एवं नागपुर विलय कर दी गई। विलियम बेंटिक ने 1829 में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। और बंगाल का विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया? कर्जन के द्वारा। यह डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है गाइज, 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सम्मिलित नहीं है? कह रहा है कि कौन सा जोड़ी है जिसका घटना से संबंधित नहीं है?
कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो है कॉर्नवालिस के समय में रेगुलेटिंग एक्ट नहीं गाइस, देखा जाए तो कॉर्नवालिस के समय में रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था, ये आया था तुमको वॉरेन हेस्टिंग के समय, लेकिन इसमें डेट नहीं दे रहा है गाइस, इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत है। लॉर्ड एलेंड्रो सिल्ड का विलय, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ये भी गलत है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड एलेंड्रो के समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो याद रखिएगा किसके साल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एस्थेटिक सोसाइटी का स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक चुना गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हम ऊपर देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, तो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, हालांकि स्थापना नहीं किया था। आइए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल ये थे अर्ल ऑफ मेयो थे तथा जॉर्ज डगलस कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैंपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो या कैंपबेल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको डिलीट कर दिया जाता है, इसके लिए आप टेंशन ना लें। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किसके समय आया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय आया था, ऊपर हम देख चुके हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के दौरान लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ध्यान देने हेतु 5000 पाउंड की धनराशि आवंटित की थी। तो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। बाद कर्जन के प्रशासन के तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था गाइस, तो जी के गोखले ने किया था। कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षी का पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था, कर्जन ने किया था। कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सीमितों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसको कालानुक्रम समझाना है कि कौन आया था, कर्जन 1904, हॉर्डिंग आया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इरविन। आइए एक्सप्लेनेशन में देखें तो अच्छे से समझ जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। कर्जन 1899 से 1905, हार्डिंग 1910 से 16, चैम्सफोर्ड 1916 से 21 और इरविन 1926 से 31 तक आए थे। तो इसको नोट कर लीजिए साल के साथ, अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए तो आपको आसानी होगी। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया। तो देखिए कौन सही, इसका दोनों सही हो जाएगा गाइस। और आइए, इसका केवल बी सही होगा यहाँ पर जो दे रहा है। हाँ, तो यह दोनों सही होगा, केवल बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। आइए, वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल के 2 भागों को बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं को भी बदलाव किया था। कर्जन के संदर्भ में कौन सत्य बोल रहा है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो कौन सही है गाइस? इसका हो जाएगा दोनों सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, अतः कथन 2 सही है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ और कथन तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता, तथापि कर्जन ने 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट के उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। अतः इस आधार पर कथन दोनों सत्य माना जा सकता है। फूट डालो और राज्य की नीति को किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा, कर्जन ने भी अपनाया था और मिंटो ने भी अपनाया था। कर्जन कैसे? उसने बंगाल विभाजन किया। मिंटो ने मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाकर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दी गई थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दोनों हो जाएगा।
फुट डालो राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं मिंटो दोनों द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजात बंगाल को चोट पहुंचाना था, यानी कि जो उस समय बंगाल नवयुवक के रूप में उभर रहा था तो उसको किसी प्रकार तोड़ना था। ठीक है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रख इसके शांतिप्रिय निधन के में इसका सहायता करूं या सहायक बनूं। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसके लिए कहा था? कांग्रेस के लिए कहा था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहूं और इसके शांतिप्रिय निधन में इसका हिस्सा बनूं, यानी कि सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। याद रखिएगा गाइस। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व हिंदू उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने किया था गाइस। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में लाकर। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव बनाया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरोध खड़ा करना था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग था गाइस, याद रखिएगा। और इसी के समय क्या होता है? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट होता है। ये नाम याद रखिएगा, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट इसी के समय होता है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चौड़ी चौड़ा कांड, स्वराज्य पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था। युग्मों को सही सम्मिलित जो नहीं है उसको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये गलत है, लिट्टन के समय आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, एल्बर्ट बिल रिपन। एक्सप्लेनेशन देखिए गाइस। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिट्टन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषय को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी। यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापे खाने को भी जब्त कर सकती थी। अस्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पक्ष बताया है। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरोध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत अन्य तीनों सुमेलित हैं। आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक योग में सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा इस कौन है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। सेम क्वेश्चन है, देखिए कर्जन होगा, इसका सुमेलित नहीं है, ऊपर में हम देख चुके हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था 1912 में। ठीक है, घोषणा हुई थी 1911, किया गया था 1912 में। वायसराय हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी का स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। आइए आगे देखें। सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सबको जोड़ी बनाना है। बंगाल विभाजन कर्जन के समय हुआ था गाइस। बंगाल में दोहरा शासन किसने लाया था? क्लाइव ने लाया था। सामाजिक सुधार किसने किया था? तो बेंटिक ने किया था। डलहौजी ने लाया था किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हमने सुमिलित कर लिया। आज से आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। हड़प नीति का सिद्धांत किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव ने और सामाजिक सुधार बेंटिक ने किया था। आइए देखें, सही उत्तर को चुनना है कूट की सहायता से।
ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर आता हूँ क्योंकि मैं इसे नहीं कवर कर पाऊँगा इतने छोटे स्क्रीन पर। आइए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई। हमने एक्सप्लेनेशन में ऊपर देखा था। आइए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत डलहौजी की नियुक्ति ये कह रहा है। 1858 के एक्ट में मिंटो की नियुक्ति। 1935 का एक्ट था वेवेल की नियुक्ति, है ना। ये प्रश्नानुसार दिया गया है। तो देखा जाए तो ये कह रहा है क्या, यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कालानुक्रम उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा किसकी किसकी नियुक्ति कब हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुट के सही उत्तर को चुनिए। स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया वर्ष। तो सतारा कब हुआ था गाइज? 1848। संभलपुर और जैतपुर 1849 में हुआ था गाइज। अवध का विलय कब हुआ था गाइज? 1856 और झांसी का 1854 को। तो हमने विलय कर लिया। आइए इसको देखते हैं नीचे। संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम सजाइए। सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय, बर्मा का विलय। आइए इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सिक्किम 1835 से 1835 सिक्किम के कुछ भाग का विलय 1835 में और कुछ भाग का विलय 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। पंजाब 1854, बर्मा 1886 और झांसी 1854। इसको नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लिट्टन गाइज। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। आप नोट कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पत्र बनाने के उन्हें उपाधियाँ, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण, काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर और खान बहादुर और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 60 में इन उपाधियों को दिया जाने का साक्ष्य मिलता है। हालांकि इसका आंसर लिट्टन में मिलता है कुछ किताबों में गाइस। चलिए ठीक है, अब अगला लेक्चर हम करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विलय। तब तक के लिए